दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन में आज प्रस्तुत है जून 2011 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। दोस्तों इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान का व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक हल। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत और विकास खंड से है। पहला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? ऑप्शन है आपके तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी, इच्छा स्वातंत्रवादी, सामाजिक लोकवादी और सामाजिक उदारचेता। तो दोस्तों गांधी जी राज्य विरोधी थे और मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक अराजकतावादी विचारक कहा जाता है। और गांधी जी का जो विचार है वो दार्शनिक या तात्विक अराजकतावाद का सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाद प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सृजन का सार और विकास का प्रेरक बल है। यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके मार्क्स, रूसो, हीगल और कांट। तो सही उत्तर है आपका हीगल। वाद प्रतिवाद और संवाद ये जो डायलेक्टिकल या द्वंद्ववाद का सिद्धांत है हीगल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और चेतना सृजन का सार, तो चेतना जो है वो मुख्य रूप से आइडिया या प्रत्यय हीगल द्वारा दिया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हीगल। अगला प्रश्न है, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो दोस्तों किस विचारक को नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है? ऑप्शन है जॉन रॉल्स, F.A. हेयक, मैकिंटायर और माइकल वाल्जर। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका F.A. हेयक। हेयक का उदारवाद आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवाद से भिन्न है। उसके अनुसार सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को बाजार प्रणाली से पृथक रखना चाहिए और स्वयं बाजार को वितरण मूलक न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। तो नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक F.A. हेयक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? तो ये विचारक है दोस्तों बुखारिन। बुखारिन मार्क्सवाद के जो विचार थे कि पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, उसने इस विचार के विपरीत अपना विचार दिया था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की कंगाली भी नहीं होगी। तो विचारक है बुखारिन। अगला प्रश्न है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो ये दोस्तों ये कौटिल्य का कथन है, प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो ये कथन कौटिल्य का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका कि मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था। ये सही है, क्योंकि कारण में दे रहा है क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये देखिए अगला प्रश्न, संभ्रांत वर्ग के निम्नांकित सिद्धांतों को नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सी राइट मिल्स, मिचेल्स, पैरेटो और मोस्का। तो दोस्तों सबसे पहले स्थान पर आएंगे पैरेटो। इनका कार्यकाल है, इनका समय है 1848 से 1923। उसके बाद मोस्का 1858 से 1941। मिचेल्स हैं 1876 से 1936 और सी राइट मिल्स 1916 से 1962। तो दोस्तों संभ्रांत वर्ग, अभिजन वर्ग या एलीट वर्ग जो होता है ये शासन का ऐसा लघु अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों और प्रभावशाली वर्गों आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ घटनाएं हैं या क्रांतियां हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है आपके बोल्शेविक क्रांति, शुद्धाचारवादी या प्यूरिटन क्रांति, चीनी साम्यवादी क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति। तो सबसे पहले दोस्तों प्यूरिटन क्रांति जो है वो 1640 में हुई थी। उसके बाद आ जाएगा गौरवमयी क्रांति 1688 ईस्वी में, बोल्शेविक क्रांति 1917 में और चीनी साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन हैं आपके, कुछ विचार हैं, उनको सही कूट का चयन करके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद और प्रत्यक्षवाद। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले आएगा उदारवाद, उसके बाद आपका आ जाएगा समाजवाद, फिर आएगा आपका प्रत्यक्षवाद यानी 4 और उसके बाद आ जाएगा अराजकतावाद। तो देखिए 1 2 4 3 1 2 4 3 दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विचारकों को उनके सही ऐतिहासिक कालक्रम में सजाना है आपको। मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, आमंड और आर्थर बेंटले। तो सबसे पहले जॉन लॉक सबसे पहले आएंगे दोस्तों, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू, फिर उसके बाद आर्थर बेंटले और सबसे लास्ट में आमंड आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो ये भारतीय विचारक हैं और उनसे संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं। उदारवाद, तो उदारवाद दोस्तों आर.सी. दत्ता यानी रोमेश चंद्र दत्त। अराजकतावाद एम.के. गांधी। फांसीवाद प्रजातंत्र संश्लेषण सुभाष चंद्र बोस और समाज की प्रमुखता बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत, तो लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत दोस्तों ये है लिंड से। उसके बाद देखिए लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर, तो ये सीधे सीधे आ जाएंगे। उसके बाद लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत जो है वो एंथनी डाउन्स के द्वारा दिया गया था और बहुतंत्र या बहुलवाद के प्रतिपादक रॉबर्ट डहल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। विधि का शासन आप जानते हैं डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक द्वारा और एकत्ववाद या एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गाल द्वारा निर्मित संविधान था, यह टिप्पणी किसकी है? पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गाल द्वारा निर्मित संविधान था। इसके जो ऑप्शन हैं जैकोबिन्स, प्यूरिटन्स, ब्लांडेल और डोरोथी पिकल्स। तो सही उत्तर है दोस्तों डोरोथी पिकल्स। डोरोथी पिकल्स द्वारा ये कहा गया कि पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र जो था वो चार्ल्स द गाल द्वारा निर्मित संविधान था। अगला प्रश्न है आपका, समकालिक राजनीति का प्रमुख उपागम क्या है? तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद, मानकी सिद्धांत और नव संस्थावाद। तो नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है दोस्तों, नव संस्थावाद, ये समकालिक राजनीति का प्रमुख उपागम है। अगला प्रश्न है, टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत किसके अध्ययन से लिया गया है? तो टी.एच. मार्शल दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के संबंध में नागरिकता का अध्ययन किए थे, तो ये है ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन आपका है आनुवांशिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, सही है। और इसके अलावा जो कारण दिया गया है वो है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ पुस्तकें हैं उनके प्रकाशन के समय क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पुस्तकें हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा रची गई थी। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट
1908 में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे जो है वो सबसे लास्ट की रचना है। अब आइए देखते हैं कुछ घटनाएं और क्रांतियां हैं, उनके होने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, मेनसेविक क्रांति और अक्टूबर क्रांति। तो दोस्तों सबसे पहले हुई थी आपकी मेनसेविक क्रांति। मेनसेविक क्रांति 1 नंबर पे आ जाएगा, इसका वर्ष है 1904। दूसरे स्थान पर फ्रांसीसी क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तीसरे स्थान पर अक्टूबर क्रांति है जो कि 1917 में हुई थी। और चौथे स्थान पर आपका है बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 नवंबर 1917 में हुआ था। तो 2-4-1-3 दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका क्रम सही हो जाएगा। 19 जो है क्रम जो है दोस्तों 2-4-1-3। तो इस हिसाब से आपका सही क्रम व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है H.G. वेल्स, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। कुछ राइटर हैं और उनकी कृतियां हैं। दोस्तों H.G. वेल्स जो हैं उनका है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। H.G. वेल्स एक लेखक हैं, उनका आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री है। उसके बाद अर्नाल्ड जे टॉयनबी का है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। बिल ड्यूरा का दोस्तों है द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। और स्टीफन हॉकिंस का है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो आप इस प्रकार से सही कोट मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम ये ग्रेबियल आमंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। संरचना सिद्धांत दोस्तों ये कार्ल ड्यूस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत आप जानते हैं डेविड ईस्टन का है। और तर्कमूलक विकल्प जो है ये एंथनी डाउन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित प्रश्न। भारतीय संबंध में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रजनी कोठारी, फ्रांसिस फ्रैंकल, V.S. सिरसीकर और मॉरिस जोन्स। तो दोस्तों सही उत्तर है फ्रांसिस फ्रैंकल। फ्रांसिस फ्रैंकल के द्वारा भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति शब्दबंध का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय राज्य व्यवस्था से। भारतीय संविधान में एक शब्द है या भारतीय संविधान की प्रकृति बताते हुए आप ये बताते हैं कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। तो भारत के संघीय या संघ शब्द किस में आता है? तो संघीय अथवा संघ शब्द कहाँ पर आया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में और संविधान में कहीं नहीं। तो दोस्तों संविधान में कहीं नहीं यानी भारतीय संविधान में संघीय शब्द या फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। और संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन अपनाने के साथ ही इसकी दुर्बलताओं से बचने के लिए एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी अपना लिया था। अगला प्रश्न है राज्य की विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है? तो दोस्तों संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा राज्य के द्वितीय सदन या विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है अथवा सृजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत के संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्यों? क्योंकि इसमें मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रास बिहारी बोस, RB बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका अध्यक्षीय प्रणाली की प्रभावपूर्णता और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई थी। कारण है एक ही भाव वाले दल भारत में अपने को जीवित नहीं रख सके। तो दोस्तों सही है, ये कथन सही है और कारण इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है राज्यपाल अपने विवेकाधिकारों से
राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक रिजर्व कर सकता है और जो कारण है वो यह है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुछ घटनाएं हैं या कुछ क्रम है जो संविधान में, वो किस क्रम में रखा गया है? तो जो ऑप्शन है आपके वो है राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना, विवेक की स्वतंत्रता, राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना और संविधान का संशोधन। तो दोस्तों विवेक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। विवेक की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 में है। राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना 249 अनुच्छेद है और राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू करना अनुच्छेद 356 है और संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 है। तो इस क्रम में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और नीचे दिए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं लेखानुदान। तो लेखानुदान में हो जाएगा आपका 4 विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान। उसके बाद देखिए आपका ओट ऑन क्रेडिट, ये हो जाएगा विस्तृत आकलनों के बिना एक मुश्त धन देना। अनुदानों के लिए पूरक मांग जो होता है दोस्तों, ये हो जाएगा स्वीकृत बजट में शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय, ये पूरक मांग जो होता है। और अनुदानों के लिए जो होता है ये स्वीकृत बजट में से शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय होता है। अनुदानों से अधिक राशि का व्यय जो होता है दोस्तों, ये अनुदानों के लिए होता है। तो देखिए लेखानुदान विचाराधीन बजटीय अनुदान होता है, अनुमोदन से पहले। ओट ऑन क्रेडिट विस्तृत आकलनों के बिना एक मुश्त धन देना होता है। अनुदानों के लिए जो पूरक मांग होती है वे स्वीकृत बजट में शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय होता है और अनुदानों के लिए अनुदानों से अधिक राशि का व्यय होता है। अगला प्रश्न, कुछ पार्टियां हैं उनके अस्तित्व में आने का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आई थी मुस्लिम लीग 1906 में, उसके बाद भारतीय साम्यवादी पार्टी जो है वो 1925 में, स्वतंत्र पार्टी 1936 में आई थी और भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोगों के अध्यक्षों को कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो ये हैं AM खुसरो, NKP साल्वे, डॉक्टर विजय केलकर और डॉक्टर C रंगराजन। तो सबसे जो क्रम है दोस्तों, साल्वे, खुसरो, रंगराजन, केलकर। याद रखिएगा, साल्वे, खुसरो, रंगराजन, केलकर। और भारतीय वित्त आयोग या वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे KC नियोगी थे, आपको याद रखना चाहिए। ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों की समीक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ आपके घटनाएं हैं उनका सही कालक्रम मिलाना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, राजा जी फार्मूला दोस्तों 1944 में और INA मुकदमा 1945 में चलाया गया था। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा, तो ये मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके शासनकाल में। बस कूटनीति जो है, बस कूटनीति का जो निर्माण है वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था और आर्थिक उदारीकरण PV नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा चलाया गया आर्थिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो लोक सेवक जांच अधिनियम, लोक सेवक जांच अधिनियम दोस्तों 1850 में प्रतिपादित किया गया था। देखिए उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं आचरण अधिनियम, ये 1955 का है। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई और रेलवे सेवाएं आचरण नियमावली 1956 में बनाया गया था।
अगला प्रश्न है लोक प्रशासन से प्रत्यायोजित विधेयक ने योगदान किया है। तो दोस्तों अधिकारी तंत्र के उत्थान में प्रत्यायोजित विधेयक ने योगदान दिया है। जब फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय भाई भतीजावाद और पक्षपात प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, तो वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो दोस्तों वो उस समय समपार्श्विक समाज का जिक्र कर रहे थे। समपार्श्विक समाज यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि कौन कहता है कि समन्वय प्रबंधक का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है। तो ये कथन है कि जो कहता है समन्वय जो है कोऑर्डिनेशन प्रबंधक का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है। तो दोस्तों MP फालेट, मिस MP फालेट का कथन है कि समन्वय प्रबंधक का केंद्रीय मर्म है। अगला प्रश्न है भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही, तो इसकी जो वकालत जो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। प्रतिबद्ध नौकरशाही ऐसी नौकरशाही होती है जिसमें नौकरशाही सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध होती है और इस रूप में वह अपना निष्पक्ष स्वरूप कायम नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है हेनरी फयोल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच भेद किया है। तो दोस्तों ये हेनरी फयोल ने नहीं किया है और कारण है कि वो कहते हैं कि सभी प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम प्रशासन के एक समान सामान्य नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों A गलत है और R सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कथन कारण से है। कथन है व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है। कारण है इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए रैंसिस लिकर्ट का है सहभागी प्रबंधन। चेस्टर बर्नार्ड उदासीनता का अंचल है चेस्टर बर्नार्ड का। और क्रिस आर्गिरिस है अति संवेदनशीलता प्रशिक्षण है दोस्तों। और कर्ट लेविन का जो है समूह गत्यात्मकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। लोक प्रशासन के बाद आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विस्तार के रूप में देखता है? तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विस्तार के रूप में देखता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन A वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न है लुक ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई थी? तो याद करिए PV नरसिम्हा राव के समय में उदारीकरण की नीति भी और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो प्रतिपादित की गई थी। सैनिक औद्योगिक संकुल यह वाक्यांश किसने दिया था? तो दोस्तों आइजनहावर संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्रपति रहे। उन्होंने सैनिक औद्योगिक संकुल का विचार दिया था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भौतिक रुकावटों के होते हुए भी राष्ट्रीय क्रिया और अंतरक्रिया में नहीं बदला जा सकता, जैसा कि यथार्थवाद का दावा है। कारण है क्योंकि राज्य अंतरक्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं आती है, परंतु इसे क्रिया और रूपों के पैटर्न के रूप में समझा जाना चाहिए और यह एकात्मकता द्वारा ग्रहण करता है। दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखते हैं। अगला सही कालक्रम में कुछ घटनाएं हैं उनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए वर्साय की संधि जो है दोस्तों वर्साय की संधि आपका 1919 में हुई थी। वर्साय वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है 1967 में हुआ था और जो वियना कांग्रेस है 1814-15 में हुआ था। तो जो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा फिलाडेल्फिया संधि, उसके बाद वियना कांग्रेस, फिर आ जाएगा वर्साय की संधि, उसके बाद फिलाडेल्फिया अभिसमय।
तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों का सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले रियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसके बाद जो है कोपेनहेगन में हुआ था 1994 में, फिर हुआ क्योटो में 1997 में, उसके बाद आपका बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ये आयोजन हुआ वर्ष 2007 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। संतुलन सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत और क्रीड़ा सिद्धांत और संरचना सिद्धांत। तो दोस्तों संतुलन सिद्धांत जो है इसका जो प्रतिपादन है जॉर्ज लिस्का द्वारा किया गया था। वास्तविक सिद्धांत या यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन हंस जे मॉर्गेनथाउ ने। क्रीड़ा सिद्धांत या गेम थ्योरी थॉमस सी सेलिंग और संरचना सिद्धांत कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ विचारक हैं और उनसे संबंधित पुस्तकें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैनले हाफमैन। स्टैनले हाफमैन की जो पुस्तक है वो है कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। E.H. कार बहुत ही महत्वपूर्ण यथार्थवादी विचारक हैं। E.H. कार की पुस्तक है द वर्ल्ड बिटवीन टू वार्स। के.जे. हॉल्स्टी की पुस्तक है जो दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है आपकी। और हैंस जे मॉर्गेनथाउ आप जानते हैं पॉलिटिक्स एमंग नेशन इन वार एंड पीस। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूजीसी नेट परीक्षा जून 2011 में जो आयोजित हुई थी उसके राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र देखा। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाले आगामी यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ PDF लिंक रहेगा, वहाँ आप क्लिक करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।